We talked about ethical dilemma of self-driving cars. कुछ नहीं पढ़ा ना कल की क्लास, परसों की क्लास के बाद अभी तक कुछ भी नहीं देखा उसको दोबारा। मैंने एक मॉरल मशीन वाली वेबसाइट भी आप लोगों से कही थी कि वो देख लीजिएगा। हाँ मोहसिन, कोई देखा कुछ वेबसाइट जो मैंने कही थी आपसे कुछ पढ़ने के लिए कहा था ट्रियाज के बारे में? पढ़ी तो नहीं है लेकिन वो वेबसाइट जरूर विजिट करेंगे वाली। बस ये वो कहाँ है जिसने लास्ट क्लास का ओवरव्यू देना होता है, क्या नाम है उसका? रजा वकील। रजा वकील कहाँ है? चलो खैर, हमने अच्छा एक चीज जरा सी बता दूं आप लोगों को इम्पोर्टेंट, वेट कर रहा था कि जरा कुछ लोग आ जाएं। एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आज अभी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस एलएमएस पे। ठीक है, एलएमएस पे कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा सॉरी। और वो बेसिकली मिड टर्म है आपका, एंड यू विल हैव 2 days, यू विल हैव सैटरडे 12 तक का आपके पास टाइम होगा। आपको उसके क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज जो है वो सबमिट करने होंगे। हाथ से मत लिखिएगा, टाइप इन कीजिएगा वर्ड पे, अपने रिस्पॉन्सेज दीजिएगा। यू आर फ्री टू यूज एनी रिसोर्स, इंटरनेट, वेब, अपने नोट बुक्स जो भी आपको यूज करनी है, लेकिन प्लीज राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है? ओके। जुनैर का ठेंगा आया है। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो कि नहीं है क्लासेस में, मतलब जूम की क्लासेस में सब स्टूडेंट्स तो नहीं आ रहे, एक तो ये पता करो कि बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे। मतलब वो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम बताएं, वो कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने की। अगर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि बस अब अटेंडेंस का कोई इशू ही नहीं है, तो फिर तो मतलब मुश्किल होगी ना उनको फिर। चलो खैर, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एथिक्स के हवाले से कुछ हमने डिस्कस किया था कि जो एथिकल डिलेमा ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उसके क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और उसमें जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स ऑफ इट है वो है क्या बेसिकली, और वो कहाँ से हमारे पास आती है। तो लेट्स उससे पहले भी हमने कुछ ऑडिट की बात की थी, पिछली क्लास में हमने एथिक्स की बात की। नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग अ केस ऑन कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिका स्कैंडल, तो उसके बारे में जरा सा पढ़ के आइएगा नेक्स्ट ट्यूसडे को जो हमारी क्लास होगी उसमें। ठीक है, अब हमें केसेस डिस्कस करने हैं। एक चीज और कि आपको प्रेजेंटेशंस के बारे में मैंने कहा था पहली दिन, आपको बता दिया था, कोर्स आउटलाइन में भी लिखा हुआ है, प्लीज बी रेडी फॉर योर प्रेजेंटेशंस इन द कमिंग वीक्स। अब अगले 1-2 हफ्ते में आपकी प्रेजेंटेशंस भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं दोबारा से जरा ऑडिट के हवाले से जो हम बात कर रहे थे। ऑडिट में वी वर टॉकिंग अबाउट अगेन डिफरेंट एरियाज। हमने आईएस ऑडिट प्रोसेस की बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। आज हम बात करते हैं जरा सी, थोड़ा सा पहले मैं आपको एक रिवाइज करा दूं कि हमने जो रिस्क की बात की थी कि कितनी तरह का रिस्क होता है बेसिकली। किसी को याद है कितनी तरह का रिस्क होता है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी? हाँ, किसी को याद है तो बताओ। किसी को नहीं याद? यही बोल दो कि नहीं याद। अपेरेंटली याद नहीं है किसी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, बोल तो दो ना। ताकि रिपीट कर देंगे जो आपने कहा है अभी। मैंने ये कहा है कि किसी को याद है
कि हमने जो एक रिस्क की बात की थी, हमने जो रिस्क को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था, किसी को याद है? नो सर। सर वो नहीं याद? कंपनी लेवल, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन लेवल आई गेस। अरे नहीं यार, वो तो कंट्रोल्स थे, मैं तो रिस्क की बात कंट्रोल्स कर थे रहा हूँ। वैसे। हाँ, वो तो कंट्रोल से, मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ। चलो खैर, बहरहाल मैं आपको दोबारा से जरा सा बता देता हूँ। जो रिस्क की टाइप्स थी वो हमने कहा था कि जी ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट रिस्क जो है वो बिग हो सकता है, मीडियम हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी या तो ऑफन हो सकती है, इट कैन हैपन, इट कैन अकर समटाइम्स, और इट कैन बी रेयर, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रोबेबिलिटी उसकी ऑफन है और वो इम्पैक्ट उसका बिग है, यानी वो बार बार हो रहा है और वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो इट विल बी अ फेटल रिस्क, ठीक है। अगर वो कभी कभी होता है, यानी इफ इट हैपन समटाइम्स, उसकी प्रोबेबिलिटी सीरियस है, तो ऑब्वियसली इट विल बी कैटेगराइज्ड एज अ बिग रिस्क, एज अ रिस्क दैट इज सीरियस। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी मीडियम है, अगर वो रेयरली होता है, तो इट विल बी अ माइनर रिस्क, ठीक है। कुछ याद आया? यस सर, याद आ गया। अब याद आएगा जरा, ठीक है। अब याद आया? स्क्रीन नजर आ रही है? अब कुछ याद आया? यस सर। We talked about these risks, ठीक है, कि पहले हम रिस्क को इम्पैक्ट या इफेक्ट और उसकी प्रोबेबिलिटीज या उसकी लाइक्लीहुड के पर्सपेक्टिव से कैटेगराइज कर लेते हैं, और फिर आगे ऑब्वियसली हमें पहले ये पता होना चाहिए ना कि ये किस कैटेगरी का है, उसी हिसाब से फिर हम उसको टेकअप करेंगे। अच्छा, और जो टाइप ऑफ मीन्स टू रिस्क एंड कंट्रोल थे, यानी हम या तो रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने का क्या मतलब है? कि वो एक्टिविटी करे ही नहीं जिसमें रिस्क हो। अवॉइड कम करने एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर साइकिल चलाते हुए हम बार बार गिर जाते हैं तो क्या करें? साइकिल चलाना छोड़ दें साइकिल इस केस चलाना में। छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस है रिड्यूस। रिड्यूस करने में क्या करें? तो कुछ मेजर्स इंप्लीमेंट कर देते हैं जिससे आई थिंक उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है या कुछ इस तरह से। नहीं नहीं, देखो, You अवॉइड में तो decrease हमने the कहा number साइकिल of चलाना बंद times. कर दो। रिड्यूस में हम ये कहते हैं कि जी रिड्यूस कर दें। क्या चीज है? दोनों चीजें रिड्यूस कर दें। उसका इम्पैक्ट रिड्यूस करने की कोशिश करें और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क रिड्यूस करने की कोशिश करें। यानी इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस करेंगे? इम्पैक्ट ऐसे रिड्यूस करेंगे कि यार हम साइकिल चलाते हुए सेफ्टी गियर पहन लेंगे, या बाइक चलाते हुए सेफ्टी गियर पहन लेंगे, ठीक है। ये इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कैसे रिड्यूस करेंगे कि अब हम हफ्ते में पहले 5 दफा चलाते थे, तो अब हम 1 दफा चला रहे हैं, 2 दफा चला रहे हैं। तो दोनों चीजें रिड्यूस कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क भी, ठीक है। तीसरी चीज है ट्रांसफर कर लें। अब ट्रांसफर क्या करें? ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ? किसी और को किसी एक्टिविटी और के करने ऊपर की टोपी डाल दें। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज जो करती है ना, आपने कहा गाड़ी का बहुत एक्सीडेंट हो रहा है यार, मेरे पैसे लग जाते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि इंश्योरेंस करा लेता हूँ गाड़ी का, तो आपने कहा ट्रांसफर कर दिया अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी पे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी भी यही काम करती है, अपना इंश्योरेंस करा लेती हैं। तो देयर आर कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज जो कि सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योर करती हैं, ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। आपने कहा कि यार मैं बजाय इसके कि साइकिल खुद चलाऊं, मैं किसी आदमी को रख लेता हूँ जो मेरे लिए साइकिल चलाए, क्योंकि साइकिल चलनी जरूरी है। अब भी साइकिल गिराएगा ना तो इसकी गलती होगी। या ड्राइवर रख लेता हूँ बाइक चलाने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि मुझसे तो बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब चौथा काम आप ये कर सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आपने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होता है उसमें जो भी काम आप कर रहे होते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, उस काम के होने का फायदा ज्यादा होता है और रिस्क से होने वाला, यानी अगर कोई इम्पैक्ट है, कोई इशू है, उससे होने वाला नुकसान कम होता है। तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार चलो ठीक है, इम्पैक्ट जो है वो इसका लो है, या कॉस्ट ऑफ मीन्स जो है वो इट इज सो एक्सपेंसिव, इसको सही कराने में बहुत पैसे लग जाएंगे या सब कुछ हो जाएगा,
तो इसलिए एक्सेप्ट करो बस, ठीक है, चलता रहने दो। अगर कोई ऐसी चीज होती है ना जो कि आप कहते हैं कि यार टूट जाएगी, रिप्लेस कर लेंगे भाई, इतनी ज्यादा कॉस्टली तो है नहीं, तो दैट इज व्हाट एक्सेप्टिंग इज। अवॉइड, रिड्यूस, ट्रांसफर, एक्सेप्ट, ये 4 चीजें हैं जो कि टाइप ऑफ मीन्स टू रिस्क हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इस रिस्क में। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम, ये याद आया कुछ हमने जो बात की थी लास्ट क्लास में, लास्ट से लास्ट क्लास में, क्या नहीं आया? सर आ रहा है थोड़ा। आ रहा है, अभी कितनी देर में आ जाएगा? सर क्लास के एंड तक प्रोबेबली। क्लास के एंड तक याद आ जाएगा। क्या हो गया, तुम तो अभी ऐसे सो के उठे हो? नहीं सर, सो के नहीं उठा, अभी बस लेटा उठा। हाँ, अच्छा, तो आगे बढ़े जरा। चले सर। ठीक है, अच्छा, तो हम इन एरर्स को बेसिकली हम कितनी तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कंट्रोल्स की बात की थी ना, आपको याद होगा, अभी आपको कह भी रहा था, आईटी जनरल लेवल कंट्रोल्स, कंपनी लेवल कंट्रोल्स और आईटी लेवल कंट्रोल्स। इसी तरह से रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वी हैव प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, प्रिवेंटिव कंट्रोल नाम से समझ में आ रहा है आपको कि इट प्रिवेंट्स। प्रिवेंट का क्या मतलब हुआ? सो मतलब आप ऐसे मेजर्स लें जो रिस्क अकर ही नहीं हो, मतलब रिस्क में जो चीज होनी थी वो अकर ही नहीं हुई या उसके चांसेस कम हो जाए। एग्जैक्टली, प्रिवेंट एरर्स फ्रॉम हैपनिंग, यानी वो जो बात कहते हैं ना कि द बेस्ट एरर मैसेज इज नन एट ऑल, यानी एरर आएगा ही नहीं तो भाई हम किस चीज को के लिए मैसेज निकालेंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि किस किस तरह का एरर आ सकता है या किस किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है, और हम कोशिश ये करें कि उसको प्रिवेंट किया जाए किसी भी तरह से, वो आए ना रिस्क। ठीक है, तो वी नीड टू ऑब्वियसली मॉनिटर बोथ ऑपरेशंस एंड इनपुट, और उसमें हम क्या करें, एग्जांपल ऑफ जो कंट्रोल है, सेग्रीगेट ड्यूटीज, यानी एक आदमी की हर जगह ड्यूटी ना हो, हर आदमी अलग अलग हो, सो दैट वी कैन हैव यूनिफिकेशन ऑफ वर्क। जब यूनिफिकेशन ऑफ वर्क हो जाता है तो हमारे लिए आसानी होती है कि वी हैव एक्सपर्ट्स, और कोशिश ये होती है एक्सपर्ट्स हायर करने की कि हम उनसे एरर के चांसेस कम से कम करा दें। ठीक है, अच्छा, यूज एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सूटेबल प्रोसीजर्स फॉर ऑथराइजेशन हम इस्तेमाल करें। फिर दूसरी चीज है डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल का क्या मतलब हुआ कि वी डिटेक्ट एरर्स एंड एनीथिंग दैट इज malicious फॉर द सिस्टम एंड देन वी एड्रेस इट। देखो, हमारे पास एंटीवायरस होता है ना सिस्टम में, हम एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ होता है हमने, तो एंटीवायरस हम क्या करते हैं, उसकी सेटिंग्स होती हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जी एज एंड व्हेन अ यूएसबी ड्राइव इज इंसर्टेड इनटू माय सिस्टम, check it for errors or check it for any malicious code, check it for any viruses that it may contain। ठीक है, ये क्या है, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। प्रिवेंटिव कंट्रोल क्यों है? क्योंकि आपने यूएसबी, जरूरी नहीं हो सकता नई यूएसबी हो सकता है, आपने, आपको पता हो कि बिल्कुल ठीक है ये यूएसबी ड्राइव, लेकिन आपने प्रिवेंटिव कंट्रोल के तौर पे आपने उसको स्कैन कर लिया फिर भी। ठीक है, अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि आपका सिस्टम चल रहा होता है, उसमें कोई ना कोई वायरस, कोई वॉर्म, कोई एरर होता है, तो आप उसके शेड्यूल कर देते हैं चेकअप्स मंथली या 15 फोर्टनाइटली या वीकली। ये क्या चीजें हैं? ये डिटेक्टिव कंट्रोल है कि एरर कहीं है, अब आप थ्रू स्कैनिंग उस एरर को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं सो दैट यू कैन फिगर दैट आउट, ताकि वो आगे कहीं आपको प्रॉब्लम ना कर दे। ठीक है, आप एक्टिविटी लॉग्स चेक करते रहते हैं कि यार इसमें कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा, ताकि आगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑपरेशंस आपके स्मूथली चलते रहें। क्योंकि एरर अगर आ गया, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम एरर्स को, हम रिस्क को मिनिमाइज करें, खत्म करें बेसिकली। ठीक है, अच्छा, चलें, ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप क्या है हमारे पास? करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल क्या है? अब प्रॉब्लम आ गया भाई, हमने बहुत कोशिश की, हमने प्रिवेंटिव कंट्रोल्स भी पुट इन किए हुए थे, हमने डिटेक्टिव कंट्रोल्स भी पुट इन किए हुए थे, मगर अब एरर आ गया, तो वी नीड टू नाउ हैव करेक्टिव कंट्रोल्स। वी नीड टू हैव प्रोटोकॉल्स, डिफाइंड प्रोसीजर्स, डिफाइंड वेज ऑफ एड्रेसिंग, of doing, again remedifying the problems, and have to have a protocol के उसमें करना क्या है। सबको पता होगा कि जी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये करना है,
ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है, so that you can minimize the impact of a threat. You have prepared people so that they can act in case of a problem. ठीक है, आपके पास बैकअप्स अवेलेबल हैं, आपकी बैकअप पॉलिसी अवेलेबल है, आपके पास रिटर्न प्रोसीजर है, रिस्टोरेशन पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं सिस्टम के, आपको पता है कि जी कहां से बैकअप लेना शुरू किया था और किस तरह से रिस्टोर करना शुरू किया। क्लियर है ये? यस यस अच्छा, फिर हमने स्टैटिस्टिक्स आईएस ऑडिट की ये चेक की थी बेसिकली। हम आज आगे चलते हैं जरा सा और हम डिस्कस करते हैं डोमेन 4 जो सर्विस डिलीवरी एंड सपोर्ट डोमेन है बेसिकली। ठीक है, किसी को कुछ कहना है, कोई बात, कोई चीज जो समझ में ना आई हो? ये कौन आया भाई? गैलेक्सी S9 प्लस, नाम तो रख लो अपना। कौन है ये? कह रहा हूं किसी को कोई बात कहनी है अभी तक? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। अरे तुम आ गए रजा? मैं तुम्हें याद कर रहा था क्लास के शुरू में। सर मुझे सर। और क्या, मेरी जिंदगी में और है कौन? सर अच्छा लगा सुन के सर। सर आप खुश हैं? तो मैं तो इसलिए याद कर रहा था तुम्हें कि तुम्हें क्लास का रिव्यू करना था ना, लास्ट क्लास का। सर वो आपने अच्छा कर लिया, काफी है सर, मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा सर। तुम तो थे ही नहीं, अच्छा क्या कर लिया, तुम्हें पता ही नहीं चला होगा। सर ये भी है सर। नहीं यही है बेटा, ये भी नहीं है, यही है। कंटिन्यू सर। अच्छा जी, तो बात यह है कि जो डोमेन 4 है आईटी सर्विस डिलीवरी एंड सपोर्ट। सर्विस डिलीवरी का क्या मतलब होता है? फूड पांडा की डिलीवरी। मतलब तुम इसी चक्करों में रह गए हो, फूड पांडा की डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी का क्या मतलब है? जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो डिलीवरी। वो विदाउट एनी क्या क्या इंटरप्शन, वो क्या करें? विदाउट एनी इंटरप्शन क्लाइंट के पास पहुंच रही हो। बोलो, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो वो क्या करें? यानी कि विदाउट एनी इंटरप्शन क्लाइंट के पास पहुंच रही हो। देखो, सर्विस डिलीवरी, आईटी सर्विस डिलीवरी होती क्या है? सर्विस डिलीवरी से मुराद ये है कि आप आईएसपी को इस्तेमाल करते हैं ना, आप अभी कोई सर्विस, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज की? आईटी में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जब इंटरनेट हो गया। आपने ये सर्विस ली थी तो आपने कोई सर्विस डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट किया था? नहीं किया होगा। है ना, क्यों नहीं किया था? क्योंकि आपकी बिजनेस नीड्स नहीं थी, आपने तो अपने घर के इस्तेमाल के लिए लिया था। लेकिन जब आपकी बिजनेस नीड्स होंगी ओके ऑब्वियसली, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से कोई सर्विस जब ले रहे हो तो आप ये इंश्योर करें, और इंश्योर करने के लिए आप उससे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सर्विस लेवल अग्रीमेंट। आप उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें वो आपको ये इंश्योर करे कि जी दिस इज द काइंड ऑफ सर्विस एंड दिस इज द लेवल ऑफ सर्विस जो कि वो आपको प्रोवाइड करेगा। हाँ, सर किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है?
देखो सर्विस लेवल डिलीवरी, जब मैं आपसे कोई सर्विस लेता हूँ तो आप मुझे बताएंगे ना कि जी दिस इज द काइंड ऑफ सर्विस दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू। अब वो जो सर्विस मैं आप मुझे प्रोवाइड करेंगे उसका अगर आप मुझे लिख के दे देंगे यही बात, तो ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब लिख के देना वैसे समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उसको फॉर्मली हम एक डिफाइंड प्रोसीजर के तहत, एक डिफाइंड डॉक्यूमेंट के तहत लिख लें, तो दिस इज अ सर्विस लेवल अग्रीमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है? Yes, sir. बहरहाल आईटी Yes, सर्विस डिलीवरी एंड आईटी सर्विस डिलीवरी एंड सपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जो जो चीजें हमें जरूरी होती हैं समझना, वो ये कि वी आर एबल टू इवैल्यूएट द सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सो दैट हमें पता हो कि जी हमारे जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं वो हमें पता है कि क्या क्या मिल रही हैं। हम बाज दफा ये भी तो करते हैं कि अपने सर्विस प्रोवाइडर से एक अलग सी सर्विस मांगने लगते हैं, यानी जो हमने खरीदी नहीं होती हम वो सर्विस भी डिमांड कर रहे होते हैं। अब वो हमसे कह रहा होता है कि नहीं भाई दिस इज नॉट व्हाट आई कैन प्रोवाइड यू, तो हमें गुस्सा आ रहा होता है कि नहीं यार ये क्यों नहीं कर रहा और इसने पहले तो नहीं बताया था। तो व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट ये सारी चीजें ना डिफाइंड हो जाती हैं, इट हैज टू बी प्री डिफाइंड। एक चीज है जो कि सर्विस डिलीवरी की डोमेन में आती है। दूसरी चीज, we need to make sure that we are able to evaluate operations management, ताकि हमें पता रहे कि आईटी सपोर्ट फंक्शंस जो हैं वो हमारी बिजनेस नीड्स को मीट करती रहेंगी। ठीक है? अब बिजनेस ने कहा कि जी हमें एक्सटेंसिव मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, पता लगा कि जी वो आईटी सर्वर्स तो डाउन होंगे। क्यों डाउन होंगे? क्योंकि उनकी मेंटेनेंस चल रही है और वो डाउन टाइम उसका ज्यादा होगा इस दफा। हालांकि अब ये चीजें तो ऑब्वियसली आपको पता पहले होनी पड़ेंगी ना कि जी कितना डाउन टाइम आपका होना चाहिए ऑपरेशंस, ताकि आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकें अपने। फिर डेटा एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर आपको अपनी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स। अब लेट्स से आईबीए ने लाइसेंस ले लिया जूम का कि जी जूम जो है वो हम लाइसेंस इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आपने कहा कि जी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, उस तक का लाइसेंस है हमारे पास। पता ये चला कि जी वो 50 की नहीं, क्लास एक तो 70 स्टूडेंट्स की भी है। तो यू नीड टू नो कि कैपेसिटी और परफॉर्मेंस जो है वो कितनी मैक्सिमम लेवल तक हो सकती है, और ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। तब आपको पता होता है कि जी आईटी सर्विस को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के कितना क्लोज और कितना अलाइनमेंट में होना है, और आप फिर उसी हिसाब से चीजों को प्लान करते हैं। ठीक है? और उसके अलावा you need to evaluate change configuration and release management practices to ensure that changes made to the organization production environment are adequately controlled and documented. एटीएम मशीन्स हैं, आपने एटीएम का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, क्या पूरे पाकिस्तान के सारे एटीएम्स बंद कर देंगे 2 दिन के लिए कि जी क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। You would need to phase out the process, you would need to make sure that the change management and configuration management practices are absorbed. तो ये जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ताकि आपने जो बिजनेस कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करें, बिजनेस प्रोसेस कंटिन्यूटी को मेंटेन करें और सर्विस डिलीवरी चलती रहे। अगर किसी को सर्विस ना मिल रही हो, हमने कई दफा बात की है कि अगर वीजा नेटवर्क या मास्टर कार्ड नेटवर्क या इसी तरह से यूनियन पे नेटवर्क जो है उसकी सर्विसेज बंद कर दें 2 दिन के लिए दुनिया में, तो एक तो ये कि उनको तो नुकसान होगा ही होगा क्योंकि वो अपनी सर्विस चार्जेस तो लेते हैं हर ट्रांजैक्शन पे, लेकिन जो लोग हैं दुनिया में इधर उधर जो कि ये सर्विस इस्तेमाल करते हैं उनको कितनी इनकन्वीनियंस होगी। ठीक है? तो वी नीड टू मेक श्योर दैट द सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स, सपोर्ट मैकेनिज्म्स, दे आर वेल थॉट आउट। और ये काम है बेसिकली जो कि इस डोमेन 4 में जो आईटी सर्विस डिलीवरी एंड सपोर्ट है, इसमें एज एन ऑडिटर हमें पता होनी चाहिए कि जी कौन कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिलीवरी करती रहेगी इन एनी केस, चाहे कोई एरर होता हो। इसीलिए तो हम सारे रिस्क असेस करते हैं कि जी रिस्क क्यों असेस करते हैं? हम एरर्स को अवॉइड में, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स में, डिटेक्टिव कंट्रोल्स में, करेक्टिव कंट्रोल्स में क्यों लेके जाते हैं? so that we are able to provide services as and when they are needed, so that we are able to provide services to the clients, we are able to provide services to the customers जिस तरह की सर्विसेज उनको देनी चाहिए हमें। क्लियर है? बिल्कुल। तुम लोग बोलोगे क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सर। Clear, sir. Yes, sir.
बाकियों की समझ में नहीं आया या कुछ बोलना नहीं है, या हो भी या नहीं हो, या लॉगिन करके बस चलेगा नाश्ता करने? सर आ गया समझ। आ गया समझ। सर क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है सर। सब यही है। यस सर। अब यही है? यस। ऐसा तो नहीं है ना लॉगिन करके नाश्ता करने निकल लिए? नहीं सर, इधर नहीं आपको निकलेंगे सर, क्या? निकल के भी कहाँ जाएंगे सर? ये बात भी सही है। चलो मूसा मूसा हंसा था लग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गई आप लोगों की। अच्छा, ऑब्वियसली इन डोमेन्स को अचीव करने के लिए, इन टास्क्स को अचीव करने के लिए वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स। आईटी ऑडिटर के पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका पूरा बीएस है, समझ लीजिए बीएस कंप्यूटर साइंस है। आपको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस डिलीवरी, वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन द काइंड ऑफ सर्विसेज एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू प्रोवाइड टू देयर क्लाइंट्स। ठीक है, तो आपको सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता होना है, आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए, यानी शेड्यूलिंग, आपको पर्ट चार्ट, गैंट चार्ट, सर्विस मैनेजमेंट, आपको सिस्टम परफॉर्मेंस, उनके मॉनिटरिंग प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टूल्स, नेटवर्क कैसे एनालाइज करना है, सिस्टम यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ना है, लोड बैलेंसिंग क्या होती है, फंक्शनैलिटी ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्क कंपोनेंट्स, किस वक्त कौन सा स्विच, राउटर, फायरवॉल चेंज करने की जरूरत है, कितनी लाइफ है किसी सिस्टम इक्विपमेंट की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज होती है, क्या प्रैक्टिसेस है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, डेटाबेस को कैसे बनाया जाए तो वो एफिशिएंटली काम कर सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कैपेसिटी प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, पैच मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, इन्वेंटरी प्रैक्टिसेस, system resiliency tools and techniques, fault tolerance hardware, elimination of single point of failure, clustering, कैसे responsibilities को divide करना है, clustering कैसे करनी है, ये सारी चीजें किसी भी ऑडिटर को जब वो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स को ऑडिट कर रहा है उसको पता होना चाहिए, वरना वो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स को ठीक तरह से ऑडिट नहीं कर सकेगा, उसे पता ही नहीं होगा क्योंकि। ठीक है, तो ये कोई मजाक बात नहीं है कि आप किसी का ऑडिट कर रहे हैं सर्विस डिलीवरी सपोर्ट के हवाले से। ठीक है, अच्छा ये आईटी कंट्रोल्स की हम पहले बात कर चुके हैं। आईटी सीएलसी क्या होता है? कंपनी लेवल कंट्रोल। आईटी जीसी क्या है? जनरल लेवल कंट्रोल। आईटीएसी क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, सीएल कंपनी लेवल कंट्रोल की हम पहले बात कर चुके हैं। जनरल कंट्रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं, हर जगह एक ही जैसे होते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंट्रोल्स हर जगह एक ही जैसे होते हैं। प्रोग्राम चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल्स एक ही जैसे हैं। कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल्स एक ही जैसे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप विंडोज लेते हैं जब सब, तो आप सबके पास एक ही तरह के सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं। फिर आप आते हैं कंपनी लेवल कंट्रोल, यानी कंपनी लेवल कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से फिर उस पर पासवर्ड सेट कर देते हैं, अपनी सेटिंग्स कर लेते हैं। ठीक है, फिर एप्लीकेशन या कोई पॉलिसी होती है किसी कंपनी में तो वो उस तरह से पासवर्ड वगैरह सेट कर लेते हैं। फिर एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल होती है, आप किसी एप्लीकेशन पे पासवर्ड, जैसे आप जूम लॉगिन करते हैं तो इट इज अवेलेबल एज अ वेब सर्विस आपके पास, आप उस पे पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं, एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने अपने सिस्टम में लॉगिन कर लिया तो हर चीज, हर पासवर्ड सेव, आप तो कर भी देते हैं सेव कभी कभी, लेकिन ये क्या आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में एक सिस्टम जो है वो कई लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि आप एक ही पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, यू हैव एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स एज वेल। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा, जो ऑपरेशंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम्स इसमें ऑब्वियसली ये हैं कि हमने पहले भी कई दफा बात की है कि जी ये जरूरी है कि हमारे आईटी कंट्रोल्स एंड आईटी ऑब्जेक्टिव्स आर इन अलाइनमेंट विद आवर बिजनेस कंट्रोल्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आईटी सिस्टम्स दे हैव बिकम कोर ऑफ बिजनेस एंड सोशल एक्टिविटीज and it has simultaneously become bigger and more complicated and the cost of it is not clear. Cost of IT is not clear. Return on investment मैंने पहले भी बताया, organizations ने, companies ने billions of dollars invest किए and yet they are waiting for return on investment. ठीक है, तो obviously it's a waste of money, it is a waste of whatever the resources they have. तो
ITIL इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ये एक कलेक्शन है गुड, इसकी सर्टिफिकेशन भी होती है, एक गुड कलेक्शन है प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज स्किल्स की फॉर ऑपरेशंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये बताती है कि जी हाई क्वालिटी ऑपरेशंस ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्टेबल कैसे किया जाए और हाई क्वालिटी कैसे रखा जाए। ये आपको बताती है कि जी क्लियर, इट इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर आईटी ऑपरेशंस। आपको बता देगी कि जी कितना ऑपरेशंस की वजह से आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो ITIL के बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ITIL 3.0 का जो ओवरव्यू है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ये आपको सर्विस स्ट्रैटेजी के बारे में बता, ये पूरा एक फ्रेमवर्क है बेसिकली ITIL। सर्विस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बता रही होती है, इट लिंक्स आईटी सर्विस स्ट्रैटेजीज टू कस्टमर। आईटी सर्विस से आप आईटी सर्विसेज से कस्टमर को जो वैल्यू डिलीवर करनी है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। सर्विस डिजाइन, ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सेटिस्फाई करें अपने सर्विस डिजाइन के थ्रू। सर्विस ट्रांजिशन यानी सर्विस डिजाइनर्स को कैसे इंप्लीमेंट करें। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप पास सर्विस लेवल पे कैसे एग्रीमेंट करें। चेंज कैसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू आईटी सिस्टम्स, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, कैसे उसको रिफाइन करें, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करें और कैसे उसकी रिलीज प्रोसेस को मैनेज करें। ऑपरेशन सर्विस के कैसे करें, कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट कैसे करते रहें। ठीक है, इट इज अ नेवर एंडिंग रिव्यू फॉर अपॉर्चुनिटीज। सर्विस इंप्रूवमेंट यानी कि हर थोड़े दिन के बाद आपने कैसे उसको फेज आउट करना है, पुरानी चीजों को और नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, रिफाइन करना है अपने प्रोसेसेस को। तो ये बेसिकली ITIL आपको प्रोवाइड कर रहा होता है थ्रू सर्विस स्ट्रैटेजी, जिसमें वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डिमांड मैनेजमेंट के बारे में बता रहा होता है। सर्विस डिजाइन जिसमें कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट या अवेलेबिलिटी मैथमेटिक्स हमने देखी थी, आपको याद हो शायद। ठीक है, जब वो 3 9s 4 9s और 5 9s की हमने बात की थी कि अवेलेबिलिटी कैसे मैनेज करेंगे। 99.9% अवेलेबिलिटी होगी तो क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, कॉस्ट कितनी होगी। 99.99% है तो क्या होगा, 99.999% है तो क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट है, ट्रांजिशन है। फिर सर्विस ऑपरेशंस में आईटी ऑपरेशंस हैं, उनमें सर्विस डेस्क, उसमें टेक्निकल मैनेजमेंट है, मॉनिटरिंग कंट्रोल कैसे है, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप बजाय इसके कि इंतजार करें कोई चीज खराब हो और उसको चेंज करें, आप पहले से उसको चेंज कर लेंगे ताकि आपकी जो सर्विस डिलीवरी है, आपकी जो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस है, उस पर कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमने देख तो लिया था कि होता क्या है, फॉर्मली भी उसको देख लेते हैं। इट इज पार्ट ऑफ अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वेयर द लेवल ऑफ सर्विस इज फॉर्मली डिफाइंड। हमने बात की कि आप एक जूता भी लेते हैं तो वो आपसे कह देता है कि यार ये 2 साल तक कुछ नहीं होगा इसको, लेकिन ऑब्वियसली इट इज नॉट अ फॉर्मल वारंटी। फॉर्मल वारंटी जो होती है वो होता है सर्विस लेवल के, जी ये इस तरह की सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। तो हम जब कंपनी टू कंपनी सर्विस लेवल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हर टर्म, हर चीज लिखी हुई होती है, हर पॉसिबल इंसिडेंट लिखा हुआ होता है। जो नहीं लिखा हुआ होता उसकी भी कवरेज होती है। ठीक है, तो अगेन इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ये कहता है अवेलेबिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम डाउन टाइम कितना होगा, फेलियर फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, रिस्पांस टाइम कितना होगा। रिस्पांस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फेलियर होता है लेकिन रिस्पांस टाइम कितना, आप आग लगती है, फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंचती है फायर जहां लगती है उसकी जगह पे, तो रिस्पांस, दुनिया भर में रिस्पांस टाइम्स के कॉम्पिटिशंस होते हैं दुनिया भर में। मैकडॉनल्ड्स और, मैं तो फायर ब्रिगेड की बात कर रहा था करते करते, वो मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग का रिस्पांस टाइम यानी कितने देर में वो एक कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, ये रिस्पांस टाइम मेजर किया जाता है। ठीक है, और फिर उसी की बेसिस पे आप जो क्यूइंग थ्योरी है पूरी वो अप्लाई करते हैं कि एक क्यू को खत्म होने में कितना टाइम लगता है। हम तो अपने जहन में कर लेते हैं ना ये अप्लाई, जब बाल कटवाने जाते हैं, आजकल तो खैर नहीं, लेकिन ये कि जब तो हम दरवाजा खोल के चेक कर लेते हैं यार कितनी देर लगेगी, और फिर उसी हिसाब से हम अपने जहन में ये फैसला करते हैं कि हमें अभी वेट करना है या हम बाद में आ जाएंगे। तो रिस्पांस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड ऑफ ऑपरेशन क्या है, सर्विस टाइम्स क्या होंगे, बैकअप्स कितनी दफा होने, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कितनी होनी है, वर्क स्टेशंस कितने होने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट में डिफाइन कर रहे होते हैं। डिफाइन क्यों कर रहे होते हैं? so that when there is a problem we can refer to the service level agreement and see कि कोई चीज जिस तरह से प्रॉमिस की गई थी उस तरह से हमें डिलीवर की गई है या उस तरह से हमें डिलीवर नहीं की गई। ये क्लियर है? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड।
अच्छा, अब बहुत तरह के हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ आईटी ऑपरेशंस। ठीक है, स्ट्रैटेजीज हम डिफरेंट टारगेट फेजेस भी होते हैं हमारे पास, टारगेट फेज 1 2 3 4, डिपेंड करता है कि किस तरह के आपने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, रोल्स क्या क्या हैं, कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, स्किल सेट आपके पास किस तरह के अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन सा मैट्रिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अलाइन्ड बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट कैन बी वन ऑर्गेनाइजेशन, एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हो सकता है, एक प्रोसेस सर्विस सेंट्रिक हो सकती है, एक प्रोसेस साइकिल बेस्ड हो सकती है। अगेन रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट का रोल हो सकता है, अलाइन्ड बाय टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट का रोल हो सकता है। ठीक है, सर्विस रोल्स हो सकते हैं, अगेन सर्विस रोल्स इमर्ज करते हैं हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन टीम में। प्रोसेस रोल्स हो सकते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड ओनर रोल अगेन वेल डिफाइंड होता है जहां पे साइकिल बेस्ड प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ आईटी ऑपरेशंस। आप कोई भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, you need to make sure that you are fulfilling whatever the requirements of that particular strategies is. ठीक है, अच्छा, अब ये आईटी सपोर्ट मीडियम, हम ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर चेंज मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे हैं। हमने चेंज मैनेजमेंट की बात की थी अभी। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। जहां पे भी कभी सिस्टम की बात आती है ना, तो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट दैट इज वर्किंग टुगेदर। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें से हमने लेयर्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, नॉलेज प्रोसेसिंग लेयर, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन लेयर एंड डेटा इंफॉर्मेशन सोर्स एंड टूल्स लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में चेंज एंड रिव्यू रिलीज, बेसिकली ये सबसे आखिरी लेयर है जहां पे आप चेंज को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। एसेट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन लाइफ साइकिल, टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट व्यू, सर्विस डेस्क व्यू, जहां पे चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, डेटा या इंफॉर्मेशन यहां से शुरू होती है चीज बेसिकली, जब आप डेटा इंफॉर्मेशन सोर्स, आप नीड डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि जी देयर इज सम नीड फॉर चेंज। आप अब प्रोसेस जो है वो डिलेज होना शुरू हो गए हैं, तो आपको पता लगता है कि हाँ यार, अब हमें प्रोसेस को इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल टू यू, तो आपको पता लगता है कि यार हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम होना शुरू हो गई है, किसी टूल की वजह से या किसी प्रोसेस की वजह से, किसी मैकेनिज्म की वजह से। ठीक है, फिर आप ऑब्वियसली उसको आगे बढ़ाते हैं और फिर आप उसको ऐसे स्टेज तक लेके आ जाते हैं जो कि जो चेंज नजर आना शुरू होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एसेट मैनेजमेंट में हो, लाइफ साइकिल व्यू में हो, टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन व्यू में। ठीक है, तो मेरा ख्याल है यहीं तक रखते हैं आज इसको, क्या कहते हैं? यस सर। ठीक है सर। ओके ठीक सर। है, अच्छा, दूसरी बात ये ओके सर। कि अब और लोग भी आ गए हैं, मैंने आपको बताया, बाकी सबको भी बता रहा हूँ कि मैं मिड टर्म अपलोड कर रहा हूँ अभी आपके LMS पे। यू विल हैव 2 days टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, ओपन बुक, ओपन सब चीजें हैं, लेकिन आपको प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि आप अपने अल्फाज में आंसर्स लिखिए। ठीक है, सर संडे तक कर दें। नहीं, क्यों कर दूं संडे तक? 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम फिर कह रहे हो हमें संडे। सैटरडे को एक है सर, सैटरडे को तो एक और सैटरडे एग्जाम को है। है ना, एक आज सैटरडे को थर्सडे है एक भाई, कल है। आज थर्सडे है ना यार, कल भी है एक सर, फ्राइडे को भी एक सबमिट करना है। तो हो जाएगा। ये तो तुम्हें बैठ के आराम से करना है, इतना टाइम है, इतना टाइम है, करके कल भी करते है। क्या हो रहा है? क्लासेस नहीं लेनी सर। सर आंसर्स की लेंथ का कितना मतलब वो है? क्लासेस देनी होती है सर, दूसरे भी देखो, आंसर की कोई लेंथ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितनी तुम्हें अप्रोप्रिएट लग रही है। अच्छा, मैं संडे कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आंसर्स की लेंथ के बारे में जो तुम पूछ रहे हो, जो तुम समझते हो कि अप्रोप्रिएट लेंथ है आंसर की, जो क्वेश्चन किया गया है उसको एड्रेस कर रही है। सर। ठीक है, ओके सर। तो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ कुछ देर में। ठीक है, यस सर कर